आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 16वें ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के मुकम्मल इजलास में दहशतगर्दी और दहशतगर्दी की फंडिंग से निपटने के लिए मजबूत बाहिमी ताउन पर दिया जोर। दुनिया को दरपेश तनाज़ात, खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और माशी गैर यकीनी की सूरत हाल जैसे चैलेंजेस का भी किया जिक्र। रूस में पीएम मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान होगी दो तरफा मुलाकात। कई अहम उमूर पर बातचीत मुतवक्के। रेडी एनसीआर में बढ़ती फिजाई आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने किया बरहमी का इजहार। पंजाब और हरियाणा को जारी किया वजह बताओ नोटिस। महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप ने 100 से ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ने का किया दावा। बीजेपी ने प्रियंका गांधी को वायनाड से ज़िमनी इंतखाब लड़ने पर बनाया निशाना। खलीजे बंगाल पर बनने वाला गहरा दबाव अब समुद्री तूफान दाना में तब्दील। तूफान के असरात को कम करने के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले बात करेंगे ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के शहर कजान में 16वीं ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। महदूद मुकम्मल इजलास में अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने तनाज़ात, खुराक की हिफाजत और इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल जैसे दुनिया को दरपेश चैलेंजों का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने डीप फेक और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए चैलेंजों पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी जोर दिया कि ब्रिक्स में इंसानी बुनियाद पर ही कोई नुक्ता नज़र अपनाया जाना चाहिए। पीएम ने दुनिया को ये पैगाम देने के लिए ब्रिक्स से मुतालबा किया कि उसे तकसीम करने वाला नहीं बल्कि अवामी फलाही ग्रुप बनाए। वज़ीर आज़म ने मज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल तक पहुँचने के पैगाम का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम जंग के नहीं, मज़ाकरात और सिफारतकारी के हामी हैं। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी और दहशतगर्दी की फंडिंग से निपटने के लिए मजबूत बाहिमी ताउन पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इतनी संगीन मौजू पर दोहरे मेयार की कोई गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आज़म ने नौजवानों में बुनियाद परस्ती को रोकने के लिए फ़ाल इक़दाम करने पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने आलमी इदारों में इस्लाहात के पैगाम का इआदा किया। ब्रिक्स के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा तनव्वुअ, एक दूसरे का एहतराम और इत्तफ़ाक़ राय के साथ आगे बढ़ने की रिवायत हमारे ताउन की बुनियाद है। और दूसरे सेशन में वज़ीर आज़म ने ब्रिक्स को आलमी चैलेंजों के खिलाफ एक अहम प्लेटफॉर्म करार दिया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ ममालिक की तरक्की के लिए ब्रिक्स बैंक का किरदार अहम है। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं। एनडीबी को डिमांड ड्रिवन सिद्धांत पर काम करते रहना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। ब्रिक्स सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने मिलकर आगे बढ़ने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने माली शमूलियत बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने ब्रिक्स की पहल न्यू डेवलपमेंट बैंक की तौसी की तारीफ की। ब्रिक्स की तौसी का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने आलमी मईशत में इसकी बड़ी नुमाइंदगी को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने ब्रिक्स ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने के हवाले से इत्तफ़ाक़ी राय को भी अहम करार दिया। स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष
ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई-कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है, उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। पीएम ने इक्तिसादी तरक्की के तनाजुर में SMEs के मफादात पर तवज्जो देने को भी अहम करार दिया। पीएम ने इस सब में किए गए इक़दामात को अहम करार दिया। हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए। मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। तवील अरसे के बाद आज ब्रिक्स सरबराह इजलास के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान दो तरफा मुलाकात होगी। ये मुलाकात कई लिहाज से खास साबित हो सकती है। भारत और चीन के दरमियान तकरीबन 4 साल से जारी तातुल अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। दोनों ममालिक ने हाल ही में मशरक़ी लद्दाख में गश्त के हवाले से एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे के बाद अब भारतीय फौज उन जगहों पर गश्त करेगी जहां वो 2020 तक गश्त कर रही थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वज़ीर आज़म मोदी और सदर शी जिनपिंग के दरमियान होने वाली इस मुलाकात में कई और मसाइल पर बातचीत भी मुमकिन है। और अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ने पहली फहरिस्त में 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे कोपरी 5 पकाड़ी सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। शिवसेना ने जोगेश्वरी ईस्ट से लोकसभा इलेक्शन जीतकर MP बनने वाले रविंद्र वायकर की बीवी को मैदान में उतारा है। पार्टी ने माहिम सीट से सदानंद शंकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये महायुति कैंप की दूसरी फहरिस्त है। इससे कबल बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। मंगल को पहले दिन 58 कागजात नामजदगी दाखिल किए गए। महायुति ने 288 में से 144 सीटों के लिए अपने अपने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी है। और इस बीच महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में शिवसेना की 100 से ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ने के बारे में शिवसेना लीडर संजय राउत का कहना है कि मुल्क हमेशा से चाहता था कि शिवसेना सेंचुरी बनाए। उन्होंने क्रिकेट में सेंचुरी की अहमियत का भी जिक्र किया। आता है कि शिवसेना सेंचुरी पार करे, सेंचुरी लगाए, और हमारे में सेंचुरी लगाने का दम है। अब लगाएंगे। मुंबई में क्रिकेट बहुत अच्छा खेला जाता है और देखा जाता है, और सेंचुरी को बहुत महत्व है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए 45 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मुंबई के माहिम से इलेक्शन लड़ेंगे। MNS के तर्जुमान और साबिक काउंसलर संदीप देशपांडे वर्ली से इलेक्शन लड़ेंगे। ये MNS की दूसरी फहरिस्त है। और नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP ने जो महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है 38 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है, जिसके मुताबिक पार्टी के सुप्रीमो और महाराष्ट्र हुकूमत के नायब वजीर आला अजीत पवार बारामती से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि छगन भुजबल को इवाला से टिकट मिला है। इसके अलावा पार्टी लीडर दिलीप वाल से पाटिल अम्बिगांव सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। हसन मुशर्रफ को कागल सीट से टिकट दिया गया है, जबकि धनंजय मुंडे पार्ली सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। महाविकास अघाड़ी में सीटों की तकसीम के सिलसिले में खींचतान पर एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना के रहनुमा डॉक्टर राजू वाघमारे ने कहा है कि हमने जिन 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उनमें से ज़्यादातर वो हैं जिन्होंने हिंदुओं के दिल के शहंशाह बाला साहब ठाकरे की हिमायत की थी। उनमें 4-5 लोगों को एक सर्वे और लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक मुंतखब किया गया है। 45 लोगों की जो सूची जाहिर की है उसमें बहुतांश अगर आप देखेंगे तो जो हमारे MLAs है, जो हमारे सर्वोच्च नेता शिंदे साहब के साथ, जिन्होंने शिंदे साहब को साथ दिया, जिन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों को साथ दिया, जिन्होंने धर्मवीर आनंद दिघे के
पूरे बर्ताव को साथ दिया, आज वही लोगों को शिंदे साहब ने वापस उम्मीदवारी दी है। हम ये दावे के साथ कहते हैं कि जैसा लोकसभा में हमारा स्ट्राइक रेट था, विधानसभा में उससे दुगना हमारा स्ट्राइक रेट होगा, क्योंकि लोकसभा में हमारा 47% था, तो ये टाइम हमारा स्ट्राइक रेट 90 तक जाने वाला है। इतनी बात पक्की है। और अगली खबर झारखंड से। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम शामिल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महुआ माझी को रांची असेंबली हल्के से टिकट दिया है। पार्टी ने अगली फहरिस्त जल्द जारी करने का भी यकीन दिलाया है। और इस बीच कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और वायनाड हल्के से उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जलसे आम से खिताब किया। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मैं गुज़िश्ता 35 सालों से मुख्तलिफ इंतखाबात के लिए मुहिम चला रही हूँ। ये पहली बार है जब मैं अपने लिए आपका ताउन मांग रही हूँ। ये एक बहुत अलग एहसास है। मैं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे वायनाड से उम्मीदवार बनने का एजाज़ बख्शा है। दिल्ली और एनसीआर खित्ते में बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए हरियाणा और पंजाब हुकूमतों को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने वालों के खिलाफ बहुत कम कार्रवाई की जा रही है। कुछ केसेस में एफआईआर दर्ज की गई है और कुछ में जुर्माना आयद करने के बाद छोड़ दिया गया है। जो जुर्माना वसूल किया जा रहा है वो भी बराए नाम है। अदालत ने कहा है कि पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई नहीं की जा रही। अदालत ने मरकज, दिल्ली और पड़ोसी रियासतों से साबिक़ा अहकामात पर अमल आवरी से मुतालिक रिपोर्टें तलब की हैं। और मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी के चेयरमैन और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पॉल ने मंगल को वक्फ तरमीमी एक्ट से मुतालिक पार्लियामेंट की तरफ से तश्कील दी गई जेपीसी की मीटिंग में टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी के जारहाना रवैये और हमले की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया और स्पीकर से इसकी शिकायत भी की। उन्होंने बताया कि वहां मौजूद दीगर लोग भी इसके गवाह हैं और उन्हें बोतल से शदीद चोट पहुंच सकती थी। इस बिल को इस साल सरमाई इजलास में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बिल विधेयक पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ हैं। कल हुई जो दुर्घटना जो हुई थी, क्या कुछ वाकया था, क्या कुछ माहौल था वहां पर, ये कैसी दुर्घटना हुई? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ, भारत की लोकसभा के स्पीकर साहब ने सरकार की पहल पे किरण रिजिजू जी ने प्रस्ताव किया कि इसको जेपीसी को सुपुर्द कर दिया जाए और एक जेपीसी का गठन हो जाए। जो कल घटना कल्याण बनर्जी जी ने किया वो तो किसी लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। आप विरोध कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप कोई चीज़ असहमति व्यक्त कर सकते हैं, कंडम कर सकते हैं, रिजेक्ट करने की बात कर सकते हैं, वोटिंग करा सकते हैं, लेकिन कांच की बोतल तोड़ के मेज पे और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने फेंक के मुझे मारा, अगर कल्पना करिए कि वो मेरे मेज के सामने गिरा, अगर वो मेरे ऊपर गिरता, कांच बोतल टूटी हुई थी, आँख में या कहीं लगता, तो शायद आज मतलब कितनी बड़ी दुर्घटना थी। अब उन्होंने बोतल तोड़ी, उससे उनकी उंगली में लग गया, तो इससे वो सहानुभूति के लिए नहीं है। आखिर उनको उनकी पार्टी को जवाब देना चाहिए। कल्याण बनर्जी की मंशा क्या लगती थी इन सब कारणों के पीछे? अचानक जब बातचीत चल रही थी, तमाम सारे लोग अपने कमेंट दे रहे थे। अब या तो वो मतलब वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, वो समितियों की जिसकी कार्रवाई कॉन्फिडेंशियल होती है उसका संदेश बाहर तक देना चाहते हैं कि हम इस तरह से वक्फ के संशोधन के खिलाफ लड़ रहे हैं, अन्यथा तो तुष्टीकरण के सिवा कोई है नहीं। लेकिन उनका आचरण तो भारत की लोकसभा में देखा है, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री निकालते हैं, कभी किसी मंत्री से लड़ते हैं, मतलब। लेकिन अब कल तो हिंसा की पराकाष्ठा होगी। ऐसी घटना के पीछे आपको लगता है कि क्या बिल लटक जाए, ऐसी कुछ भी मंशा हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल मंशा हो सकती है, लेकिन हमको मैंडेट दिया स्पीकर साहब ने कि हम लोकसभा के नेक्स्ट सेशन, विंटर सेशन के फर्स्ट वीक के आखिरी दिन तक हम दे देंगे। हमको रिपोर्ट देनी तो हम रिपोर्ट देंगे। आप कार्रवाई के लिए क्या कुछ किए हैं? हमने स्पीकर साहब को बता दिया है, आगे वो कार्रवाई करेंगे। हमारी समिति ने भी अगली बैठक के लिए उनको निष्कासित किया है, आगे कैसा आचरण है उस पर समिति विचार करेगी। धन्यवाद।
मरकजी वज़ीर डॉक्टर सुकान मजूमदार ने कहा है कि मरकजी हुकूमत वक्फ बोर्ड में हो रही नाइंसाफ़ियों को दूर करने के लिए काम कर रही है। सिलीगुड़ी में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब इस्लाम की उम्र 1400 साल है तो क्या 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ की जायदाद हो सकता है। ये वक्फ बोर्ड में जो नाइंसाफ़ी है इसके दूर करने के लिए हमारी सरकार कोशिश कर रही है। एक एग्जाम्पल है, 1500 साल पुराना 1500 ईयर्स पुराना मंदिर को बताया जा रहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी है, जहाँ इस्लाम की एज 1400 है। इंडिया में इस्लाम की एज उससे भी कम है, उससे बाद में इस्लाम आया, लेकिन 1500 ईयर ओल्ड 1500 साल पुराना मंदिर को बताया जा रहा है इट इज़ ए वक्फ प्रॉपर्टी। सो व्हाट काइंड ऑफ क्लेम इज दैट? सो दिस इज नथिंग बट द वोट बैंक। और अगली खबर दिल्ली के जामिया से। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मंगल को दिवाली की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सकाफती प्रोग्राम, रंगोली बनाना और चिराग जलाना वगैरह शामिल था। प्रोग्राम के दौरान दो ग्रुपों के दरमियान लड़ाई की खबर है। तलबा का इल्ज़ाम है कि मुस्लिम तलबा ने तकरीब के खिलाफ एहतजाज किया और इस्लामी नारे लगाए, जिसकी वजह से तलबा दो ग्रुपों में बंट गए और उनके दरमियान लड़ाई हो गई। तलबा ग्रुपों के दरमियान लड़ाई के बाद यूनिवर्सिटी में कशीदगी फैल गई है। दिल्ली पुलिस को भी वहाँ तैनात किया गया है। हमारे नामनिगार धीरज कुमार ने जामिया में कुछ तलबा से बातचीत की। कल शाम जामिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से दीपावली सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया था और सेलिब्रेशन के बाद जिस तरीके से जो दिए को तोड़ने की बात हुई, रंगोलियों को मिटाने की बात हुई और उसके बाद जो भगदड़ की स्थिति यहाँ बनी और जो छात्र गुट थे, दोनों छात्र गुटों में आपस में एक तरीके से कह सकते हैं झगड़ा हुआ। हमारे साथ जो उस समय के जो चश्मदीद छात्र हैं जो उस वक्त मौजूद थे, जो कि आयोजन का हिस्सा थे, उनसे हम बात करते थे। कल क्या हुआ था, पहले ये बताइए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे और बड़े ही अच्छे से मतलब 4 साढ़े 4 बजे में कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई थी। और जो छात्र हैं हमारे जामिया के, वो रंगोली बना रहे थे, दीप जला रहे थे। 7 साढ़े 7 का वक्त आया तो कुछ लोग एक जगह एकत्रित हुए। उन्होंने जो रंगोली पे दिए रखते हैं उनको तोड़ा, उसके बाद रंगोली को पैर से हटाया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी हेट स्पीचेस और नारे लगाए, जो स्लोगन्स उन्होंने लगाए। उसके बाद जो हम जामिया की होकर के भी हमें जामिया के अंदर खदेड़ा गया उनकी तरफ, और हम लोग जो थे बड़ी मुश्किल से फिर हमारे जो लोग थे उनको हमने कैंपस से बाहर निकाला, लेकिन फिर भी जो हमारे कुछ लोग थे उनको चोट लगी है। उसके बाद जो रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं आपको बताऊं, उन तक के फ़ोन छीने गए और उनसे वीडियो डिलीट करवाया गया है। तो ये जो छात्र थे जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि जो भगदड़ किया गया, ये बाहर से आए थे या भगदड़ भगाया हमें गया था? जो जामिया के अंदर जो मॉब इकट्ठा हुई थी उनकी तरफ से भगाया हमें गया था। अगर हम कल जामिया से नहीं निकल पाते तो कुछ और ही मंजर रहता फिर वहाँ का, शायद मैं आपको बाइट नहीं दे पा रहा होता। ये स्थिति थी। कल का माहौल ऐसा था कि लगभग हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी थी शांतिपूर्वक, लेकिन लास्ट टाइम का था कि हम लोगों का रिजल्ट आना था कि किसका रंगोली कितना बेहतरीन गया। तो उसी दौरान जब यह निरीक्षण हो रहा था कि क्या बेहतर है क्या नहीं, उसी दौरान पीछे से आवाज़ें आती हैं, कुछ नारेबाजी होती है जो कि धर्म के खिलाफ होती हैं, धर्म के अगेंस्ट होती है। तो वहाँ पे चूँकि जामिया है, दोनों धर्मों का मैक्सिमम लोग रहता है, फिर वहाँ से फिर एक हिंसा भड़की और हिंसा भड़कने के बाद सुनने में आया कि मार पिटाई तक का मैटर हुआ है। तो ये थे हमारे साथ जामिया के छात्र जो कल की घटना के बारे में जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से कल दीपावली सेलिब्रेशन के दौरान अराजक तत्वों के द्वारा यहाँ पे हिंसा या उपद्रव की घटना की गई, सेलिब्रेशन को एक तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद किसी तरीके से जो पुलिस की पहल के बाद, पुलिस जबकि यहाँ मौके पर पहुँची, पुलिस की पहल के बाद दोनों गुटों को, जो छात्र के जो दो गुट थे उनको शांत कराया गया और अभी की जो स्थिति है, स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है। कैमरामैन जगमोहन के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, जामिया। अगली खबर, मुतनाज़ इस्लामी मुबल्लिग जाकिर नायक ने, जिन्हें भगवान गणेश के बारे में काबिल एतराज़ तबसरा करने पर कई रियासतों में FIR का सामना है, सुप्रीम कोर्ट से अपनी वो दरख्वास्त वापस ले ली है जिसमें तमाम मुकदमात को एक ही जगह मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया था। जाकिर नायक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ही राहत के लिए दरख्वास्तें दायर करेंगे। पिछली समात में महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि एक शख्स जो मुल्क से भाग गया है, मुल्क के कवानीन को तस्लीम नहीं करता, वो अदालत से कोई राहत
लेने का हकदार नहीं है। 2013 में जाकिर नायक के खिलाफ कई रियासतों में भगवान गणेश पर काबिल एतराज़ पोस्ट करने के लिए FIR दर्ज की गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और मुतालबा किया था कि FIR को एक साथ मिलाया जाए। गर्दाबी तूफान दाना की वजह से बंगाल और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शदीद गर्दाबी तूफान दाना की जुमेरात की रात में तकरीबन 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पूरी अगरदीप के दरमियान शुमाली ओडिशा और मगरबी बंगाल के समुद्री साहिल को पार करने का खदशा जाहिर किया गया है। खास तौर पर ओडिशा में हाई अलर्ट जैसे हालात हैं। इंतजामिया की तरफ से लोगों को मुसलसल अलर्ट किया जा रहा है। लोगों को घरों में रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वहाँ पर है हमारे जिला कलेक्टर साहब का और डिपार्टमेंट में और वो ओडिशा गवर्नमेंट सरकार की डायरेक्शन में हमारे जो लोग हैं सबको अवेयरनेस किया है। कोई भी छिलके के अंदर में नहीं जाइए और उसके बाद हमारा जो ड्रेन है उसको भी साफ कर दिया है। कोई भी स्थान पर वाटर लगे नहीं होगा और हम पूरी तरह से तैयार है। जो भी होगा सबको सामने करेंगे। इवैक्यूएशन के लिए हमारा जो 2-3 लोकेशन है उसको भी हमने अवेयरनेस किया है और उनके लिए सब कुछ अरेंज किया है। ड्रिंकिंग वाटर, ड्राई फ्रूट्स और कुकिंग फूड सब कुछ पूरी तरह से तैयार है। अभी जो सरकारी का जो नियम अनुसार है जो तूफान आने वाला है इसीलिए सभी लॉन्च यात्रा करने के लिए बंद है मनुष्यों के सेफ के लिए। इसीलिए हम अभी ट्रांसफर कर दूसरा जगह लेने के लिए और सब हम तैयार है। 25-26 2 दिन बंद रहेगा। यात्री के सुविधा के लिए सब कर रहा है डिपार्टमेंट। हम लोग बता दिया है कि वो साइकिल में आ रहा है। जो गवर्नमेंट का जो आया है जो ये मत करो गाइडलाइन है उन लोगों को बता दिया है और माइकिंग चला रहे हैं। हम लोग जो सागर में इतने हर रोज है FLC जो है ना हम लोग का वहाँ पर बता रहे हैं मौजा उन लोग को वहाँ पर 26 तारीख को रहेगा उन लोग का। कि माइक लेकर आया था गाड़ी लेकर उसमें बोला इसलिए हम नहीं गया काम पर किनारे में रखा है झील के अंदर नहीं जाता हूँ। अभी ऐसे में रहा किनारे में नाव के ऊपर हम सुरक्षा में रखा है। त्योहारों के दौरान महंगाई पर काबू पाने के लिए मरकजी हुकूमत ने भारत ब्रांड के दूसरे मरहले के तहत NCCF और नेफिट मोबाइल वैन के जरिए लोगों को सस्ती कीमतों पर चने और मसूर की दाल फराहम करना शुरू कर दिया है। चने की दाल 55 रुपये किलो और मसूर की दाल 89 किलो रुपये फरोख्त हो रही है। भारत ब्रांड के नाम से सस्ता आटा और चावल पहले से ही सस्ती कीमतों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। मरकजी खुराक और सारिफीन के वजीर प्रहलाद जोशी ने आज दिल्ली से इसकी शुरुआत की। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए पहली बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो हमने एस्टैब्लिश किया है इस बार हमको 10,000 करोड़ रुपए मिला है। ये 10,000 करोड़ रुपए उपयोग करके जब भी समस्या आएगा भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तुरंत इंटरवेंशन करने का काम कर रहे हैं। आज हमने मोबाइल वैन थ्रू केंद्रीय भंडार NCCF नाफेड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और बिग चेन रिटेल में ये सब हम सेल कर रहे हैं। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।